भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का प्रारूप अब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने प्रस्तुत कर दिया है और अब इसके बारे में किसी भी प्रकार के भ्रम की कोई संभावना नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पूरी परिपक्वता, पूरी दृढ़ता के साथ भारत के हितों को सुदृढ़ करते हुए स्पष्ट रूप से कृषि और दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र, यानी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जिन फील्ड्स को प्रोटेक्टेड किया है अर्थात संरक्षित किया है, जिन पर इस व्यापार का कोई विदेशी आयात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें गेहूं, चावल, चीनी, दाल, मिलेट्स, ज्वार बाजरा वगैरह, वहां से लेकर वोर्न आउट क्लोथिंग, डोमेस्टिक गोल्ड, यानी एक विस्तृत सूची दी है। इससे यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारत के किसानों के हितों का दृढ़तापूर्वक संरक्षण किया गया है। भारत के दुग्ध व्यवसाय, डेयरी प्रोडक्ट्स के हितों का दृढ़तापूर्वक संरक्षण किया गया है और भारत के लघु और मध्यम उद्योग के उद्यमियों के लिए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए गए हैं। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करती है और देश की संपूर्ण जनता के लिए ये एक बहुत सुखद और अनुकूल अवसर है। और अब एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि पहले संयुक्त अरब अमीरात के साथ डील, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड और फिर नॉर्डिक कंट्रीज यानी स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जो उत्तर यूरोपीय देश हैं उनके साथ फ्री ट्रेड, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ, यानी 5 के बाद ये जो 6वीं समझौता अमेरिका के साथ हुआ है, निश्चित रूप से यदि इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो ये सिक्सर मारने जैसा है, जो ये दर्शा रहा है कि विगत कुछ महीनों में विश्व की सभी प्रमुख विकसित आर्थिक शक्तियां भारत के साथ व्यापारिक समझौता कर रही हैं। वो भारत से व्यापार करने में लालायित हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कुशलता के साथ अपने श्रमिकों, अपने कृषकों, अपने दुग्ध व्यवसायियों, अपने कामगारों के हितों की रक्षा करते हुए भारत को एक नई दिशा की ओर ले जाने में सफल हो रहा है। धन्यवाद। Now the initial details of Indo-US, sorry, दोबारा कर लेते हैं, शुरू करें। Now the initial details of Indo-US trade agreement has been spelled out by Commerce Minister Shri Piyush Goyal. Now it left no room for any suspicion or confusion, which has been consistently propagated by the opposition parties. In an unequivocal terms, Honorable Commerce Minister has explained that India has fully protected its all farming sector, all dairy sector, whether it is wheat, rice, sugar, pulses, millets, all come under the protected sector. All dairy products comes under the protected sector. So, under the able and far-sighted leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, he has dexterously sailed through this agreement, protecting all the interests of our farmers, workers, those involved in the dairy and milk production, and also paved the way for medium and small scale industries towards the biggest and most developed economy of the world.
In the last several months, we have seen that first India entered into an agreement with Australia, then United Arab Emirates, then Britain, then the Nordic countries, the northern European countries from Norway to Switzerland, then European Union, and after that US. So all six can be considered that it can be termed as a sixer in the international economic diplomacy. So Bharatiya Janata Party expressed its gratitude to Prime Minister Shri Narendra Modi for successfully sailing through India into this turbulent economic situation of the world with protecting all the interests of our core sectors. And I think this is a very significant moment of satisfaction and jubilance for all the Indians who are working in the farming sector, medium small scale industries, dairy sectors, and all other core sectors. So definitely we can say that in the second quarter of 21st century, a golden ray is coming, which is all set to take India into new heights of economic development and in attaining our objective of Viksit Bharat by 2047. मित्रों, कल ही आपने देखा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया वो मां माटी मानुस की बजाय मौलवी मुअज्जम और मदरसा का बजट था और इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की गहरी अंधी दौड़ में एक से एक नए कीर्तिमान बनाता चला जा रहा है। आज केरल में कांग्रेस के नेता और केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री वी सतीशन ने कहा है कि वो जमाते इस्लामी से भी सहयोग लेने में उन्हें कोई समस्या नहीं है। उल्लेखनीय है कि केरल में कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम लीग से गठबंधन है और यह पुनः स्पष्ट कर दूं और विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, यह वही मुस्लिम लीग है जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा स्थापित थी, जिसने भारत का विभाजन कराया। कांग्रेस बचने का प्रयास नहीं कर सकती क्योंकि यह आज की ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक पीके पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल ही जिन्ना की मद्रास प्रेसिडेंसी की यूनिट के अध्यक्ष थे और जिन्ना को कायदे आजम तो मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत कहा जाता था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आज कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस पार्टी हो गई है। अब मैं कह सकता हूं कि ये लीगी कांग्रेस से जमाती कांग्रेस की तरफ बढ़ गई है। यानी लीग तो फिर भी पार्टी थी, जमात तो सांप्रदायिक संगठन है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जमाते इस्लामी उस विचारधारा को प्रोपोगेट करती है जो ये कहती है कि भारत को इस्लामिक राज्य होना चाहिए। और इससे पूर्व भी पिछले पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के इस्लामिक सेकुलर इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ के साथ गठबंधन कर चुकी थी। रेवंत रेड्डी जी का अभी बहुचर्चित, सुविख्यात और कुख्यात बयान आ चुका है जुबली हिल्स चुनाव में कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। तो अब तेलंगाना से केरल जाते जाते कांग्रेस ने एक कदम आगे किया और कहा अब तो जमात मतलब मुसलमान, जमात की ताकत मतलब कांग्रेस की ताकत, कांग्रेस की ताकत मतलब जमात की ताकत। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि ये जमाती समर्थन के बदले में कौन सी कयामती चीजें आने वाले टाइम में केरल की जनता को फेस करनी पड़ सकती हैं, यह भली भांति समझना चाहिए। यानी हम अगर साफ बात में कहें, इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी जी किस कारण से या किस लालच से केरल में जाकर चुनाव लड़े थे। अब यह बात पूर्णतः स्पष्ट होती चली जा रही है। तो हम यह पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके बोला था, आप सबको याद हो, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। इसी टोन एंड टेनर में बोला था, इसी तेवर और भाव भंगिमा में बोला था। तो मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट अबाउट जमाते इस्लामी? और इससे पहले भी आपको याद हो, कर्नाटक में भी 2023 में एसडीपीआई के एक जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि 2018 में पीएफआई के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। यह दावा एसडीपीआई ने किया था।
तो अब ये बताइए, ये विघटनकारी तुष्टीकरण की सीमा तक होने वाला यह तथाकथित अल्पसंख्यकवाद केरल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है केरल की जनता इसको भली भांति समझ सकती है और ये चेहरे का नकाब पूरी तरीके से उतर चुका है। और यह मैं एक बिंदु और कह देना चाहता हूं, कांग्रेस को आगाह भी करना चाहता हूं, जमात के साथ के खेल में बहुत बड़ी बड़ी करामात होती हैं। बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है, बांग्लादेश में जमाते इस्लामी, हो फिर बोल दूं, ये सब जमाते इस्लामी एक ही जमाते इस्लामी से निकले हुए हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने, बीएनपी ने 2001 में गठबंधन किया था जमाते इस्लामी के साथ और उनको लेजिटिमेसी दी थी, उनको कैबिनेट में स्थान दिया था। आज जमाते इस्लामी सबसे बड़ी चुनौती है बीएनपी के लिए। तो कांग्रेस को कान खोल के समझना चाहिए और पुनः हमारे राज्यसभा के नेता सदन और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जो कहा है, अबोध बालक की बुद्धि का बंधक बनने से बचने का प्रयास करना चाहिए और केरल को एक गंभीर संकट में जाने से रोकने के लिए केरल की जनता को एकजुट होना चाहिए। शॉर्ट में कर देते हैं, शुरू करें। Yesterday we have seen that the budget allocation in West Bengal was shifted from Ma Mati Manus to Maulvi Muazzin and Madarsa. Now the Indi Gadbandhan, in its perpetual pursuit of a very dangerous appeasement policy, has gone to one step ahead. The leader of the opposition and Congress leader of Kerala, Mr. V. Satishan, has given a statement that he is ready to have any understanding with Jamaat-e-Islami. Congress in Kerala is already having a coalition with Muslim League, and Prime Minister Shri Narendra Modi has already stated that Congress has now converted into Muslim League Maowadi Congress. Now, from Muslim League, Congress is shifting from League Congress to Jamaati Congress. Now it is very clear that they are ready to join hands with that Jamaat-e-Islami which says that India should be an Islamic country. And they are already in alliance with that Muslim League which has divided the country. And this I am saying with a conviction, because today's Muslim League was established by Muhammad Ismail and P.K. Pokar Sahab Bahadur, who was the chief of the Madras Presidency, Muslim League of Jinnah. And in the independent India, they demand for separate electorate in the Constituent Assembly. So now it's very clear and an alarming sign for the people of Kerala that Congress is all set to sell all their stakes to very precarious forces just for the sake of short-term political gain. And I hope and I am in confidence that the people of Kerala, which are wise enough, the most literate state of India, are definitely having wisdom to understand this nefarious design in which they are trying to put country with those forces who dreamt of making India an Islamic country. And lastly, I would like to say, Rahul Gandhi has said in the foreign land that Muslim League is absolutely secular and he's having no problem about it. And now what his views about Jamaat-e-Islami. भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का प्रारूप अब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने प्रस्तुत कर दिया है और अब इसके बारे में किसी भी प्रकार के भ्रम की कोई संभावना नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पूरी परिपक्वता, पूरी दृढ़ता के साथ भारत के हितों को सुदृढ़ करते हुए स्पष्ट रूप से कृषि और दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र, यानी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जिन फील्ड्स को प्रोटेक्टेड किया है अर्थात संरक्षित किया है, जिन पर इस व्यापार का कोई विदेशी आयात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें गेहूं, चावल, चीनी, दाल, मिलेट्स, ज्वार बाजरा वगैरह, वहां से लेकर
worn out clothing, डोमेस्टिक गोल्ड, यानी एक विस्तृत सूची दी है। इससे यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारत के किसानों के हितों का दृढ़तापूर्वक संरक्षण किया गया है। भारत के दुग्ध व्यवसाय, डेयरी प्रोडक्ट्स के हितों का दृढ़तापूर्वक संरक्षण किया गया है और भारत के लघु और मध्यम उद्योग के उद्यमियों के लिए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए गए हैं। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का के प्रति आभार व्यक्त करती है और देश की संपूर्ण जनता के लिए ये एक बहुत सुखद और अनुकूल अवसर है। और अब एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि पहले संयुक्त अरब अमीरात के साथ डील, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड और फिर नॉर्डिक कंट्रीज यानी स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जो उत्तर यूरोपीय देश हैं उनके साथ फ्री ट्रेड, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ, यानी 5 के बाद ये जो 6वीं समझौता अमेरिका के साथ हुआ है। निश्चित रूप से यदि इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो ये सिक्सर मारने जैसा है, जो ये दर्शा रहा है कि विगत कुछ महीनों में विश्व की सभी प्रमुख विकसित आर्थिक शक्तियां भारत के साथ व्यापारिक समझौता कर रही हैं। वो भारत से व्यापार करने में लालायित हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कुशलता के साथ अपने श्रमिकों, अपने कृषकों, अपने दुग्ध व्यवसायियों, अपने कामगारों के हितों की रक्षा करते हुए भारत को एक नई दिशा की ओर ले जाने में सफल हो रहा है। धन्यवाद। Now the initial details of Indo-US, sorry, दोबारा कर लेते हैं। शुरू करें। Now the initial details of Indo-US trade agreement has been spelled out by Commerce Minister Shri Piyush Goyal. Now it left no room for any suspicion or confusion, which has been consistently propagated by the opposition parties. In an unequivocal terms, Honorable Commerce Minister has explained that India has fully protected its all farming sector or dairy sector, whether it is wheat, rice, sugar, pulses, millets, all come under the protected sector. All dairy products comes under the protected sector. So, under the able and far-sighted leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, he has dexterously sailed through this agreement, protecting all the interests of our farmers, workers, those involved in the dairy and milk production, and also paved the way for medium and small scale industries towards the biggest and most developed economy of the world. In the last several months, we have seen that first India entered into an agreement with Australia, then United Arab Emirates, then Britain, then the Nordic countries, the northern European countries from Norway to Switzerland, then European Union, and after that US. So all 6 can be considered that it can be termed as a sixer in the international economic diplomacy. So Bharatiya Janata Party expressed its gratitude to Prime Minister Shri Narendra Modi for successfully sailing through India into this turbulent economic situation of the world with protecting all the interests of our core sectors. And I think this is a very significant moment of satisfaction and jubilance for all the Indians who are working in the farming sector, medium small scale industries, dairy sectors and all other core sectors. So definitely we can say that
in the second quarter of 21st century, a golden ray is coming, which is all set to take India into new heights of economic development and in attaining our objective of Viksit Bharat by 2047. मित्रों, कल ही आपने देखा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया वो मां माटी मानुस की बजाय मौलवी मुअज्जम और मदरसा का बजट था। और इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की गहरी अंधी दौड़ में एक से एक नए कीर्तिमान बनाता चला जा रहा है। आज केरल में कांग्रेस के नेता और केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री वी सतीशन ने कहा है कि वो जमाते इस्लामी से भी सहयोग लेने में उन्हें कोई समस्या नहीं है। उल्लेखनीय है कि केरल में कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम लीग से गठबंधन है और यह पुनः स्पष्ट कर दूं और विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, यह वही मुस्लिम लीग है जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा स्थापित थी, जिसने भारत का विभाजन कराया। कांग्रेस बचने का प्रयास नहीं कर सकती क्योंकि यह आज की ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक पीके पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल ही जिन्ना की मद्रास प्रेसिडेंसी की यूनिट के अध्यक्ष थे और जिन्ना को कायदे आजम तो मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत कहा जाता था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आज कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस पार्टी हो गई है। अब मैं कह सकता हूं कि ये लीगी कांग्रेस से जमाती कांग्रेस की तरफ बढ़ गई है। यानी लीग तो फिर भी पार्टी थी, जमात तो सांप्रदायिक संगठन है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, यह जमाते इस्लामी उस विचारधारा को प्रोपोगेट करती है जो यह कहती है कि भारत को इस्लामिक राज्य होना चाहिए। और इससे पूर्व भी पिछले पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के इस्लामिक सेकुलर इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ के साथ गठबंधन कर चुकी थी। रेवंत रेड्डी जी का अभी बहुचर्चित, सुविख्यात और कुख्यात बयान आ चुका है जुबली हिल्स चुनाव में कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। तो अब तेलंगाना से केरल जाते जाते कांग्रेस ने एक कदम आगे किया और कहा अब तो जमात मतलब मुसलमान, जमात की ताकत मतलब कांग्रेस की ताकत, कांग्रेस की ताकत मतलब जमात की ताकत। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि ये जमाती समर्थन के बदले में कौन सी कयामती चीजें आने वाले टाइम में केरल की जनता को फेस करनी पड़ सकती हैं, यह भली भांति समझना चाहिए। यानी हम अगर साफ बात में कहें, इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी जी किस कारण से या किस लालच से केरल में जाकर चुनाव लड़े थे। अब यह बात पूर्णतः स्पष्ट होती चली जा रही है। तो हम यह पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके बोला था, आप सबको याद हो, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। इसी टोन एंड टेनर में बोला था, इसी तेवर और भाव भंगिमा में बोला था। तो मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट अबाउट जमाते इस्लामी? और इससे पहले भी आपको याद हो, कर्नाटक में भी 2023 में एसडीपीआई के एक जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि 2018 में पीएफआई के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। यह दावा एसडीपीआई ने किया था। तो अब यह बताइए, यह विघटनकारी तुष्टीकरण की सीमा तक होने वाला यह तथाकथित अल्पसंख्यकवाद केरल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है केरल की जनता इसको भली भांति समझ सकती है और ये चेहरे का नकाब पूरी तरीके से उतर चुका है। और यह मैं एक बिंदु और कह देना चाहता हूं, कांग्रेस को आगाह भी करना चाहता हूं, जमात के साथ के खेल में बहुत बड़ी बड़ी करामात होती हैं। बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है, बांग्लादेश में जमाते इस्लामी, फिर बोल दूं, ये सब जमाते इस्लामी एक ही जमाते इस्लामी से निकले हुए हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने, बीएनपी ने 2001 में गठबंधन किया था जमाते इस्लामी के साथ और उनको लेजिटिमेसी दी थी, उनको कैबिनेट में स्थान दिया था। आज जमाते इस्लामी सबसे बड़ी चुनौती है बीएनपी के लिए। तो कांग्रेस को कान खोल के समझना चाहिए और पुनः हमारे राज्यसभा के नेता सदन और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
नड्डा जी ने जो कहा है, अबोध बालक की बुद्धि का बंधक बनने से बचने का प्रयास करना चाहिए और केरल को एक गंभीर संकट में जाने से रोकने के लिए केरल की जनता को एकजुट होना चाहिए। शॉर्ट में कर देते हैं, शुरू करें। Yesterday we have seen that the budget allocation in West Bengal was shifted from Ma Mati Manus to Maulvi Muazzin and Madarsa. Now the Indi Gadbandhan, in its perpetual pursuit of a very dangerous appeasement policy, has gone to one step ahead. The leader of the opposition and Congress leader of Kerala, Mr. V. Satishan, has given a statement that he is ready to have any understanding with Jamaat-e-Islami. Congress in Kerala is already having a coalition with Muslim League, and Prime Minister Shri Narendra Modi has already stated that Congress has now converted into Muslim League Maowadi Congress. Now, from Muslim League, Congress is shifting from League Congress to Jamaati Congress. Now it is very clear that they are ready to join hands with that Jamaat-e-Islami which says that India should be an Islamic country. And they are already in alliance with that Muslim League which has divided the country. And this I am saying with a conviction, because today's Muslim League was established by Muhammad Ismail and P.K. Pokar Sahib Bahadur, who was the chief of the Madras Presidency, Muslim League of Jinnah. And in the independent India, they demand for separate electorate in the Constituent Assembly. So now it's very clear and an alarming sign for the people of Kerala that Congress is all set to sell all their stakes to very precarious forces just for the sake of short-term political gain. And I hope and I am in confidence that the people of Kerala, which are wise enough, the most literate state of India, are definitely having wisdom to understand this nefarious design in which they are trying to put country with those forces who dreamt of making India an Islamic country. And lastly, I would like to say, Rahul Gandhi has said in the foreign land that Muslim League is absolutely secular and he's having no problem about it. And now what his views about Jamaat-e-Islami.